नमस्ते। स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक में। मैं आलोक गुप्ता आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत जैसे भूगोल। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भूगोल क्या होता है, भूगोल का अर्थ हम परिभाषा पढ़े थे। हैं, भूगोल शब्द की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं, लेकिन पिछले क्लास में क्या पढ़े थे उसको हम रिवाइज करते हुए एक बार देख लेते हैं। कल हमने बताया था कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे, तो भूगोल के शब्द की उत्पत्ति हमने बताया था ग्रीक वर्ड या यूनानी भाषा यानी यूनानी भाषा था ये, यानी ग्रीक भाषा के शब्द यानी जियोग्राफी से उत्पत्ति हुई है, यानी भूगोल शब्द की उत्पत्ति। जहाँ पर जियो प्लस ग्राफस, यानी जियो का अर्थ होता है भूमि, क्या नाम पृथ्वी, और ग्राफिक मतलब वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करने से मतलब होता है। यानी जियोग्राफी यानी जियोग्राफी शब्द जो है सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने 276 ईस्वी पूर्व दिया था, इसलिए इनको प्राचीन भूगोल का पिता भी कहा जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे प्राचीन भूगोल के पिता, ये तो होगा, लेकिन आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट या कार्ल रिटर को भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कार्ल रिटर ना दिया रहे तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, इनको सटीक माना जाता है। तो चलिए एक भूगोलवेत्ता है हमारे हॉट सर ने, उनके अनुसार देखते हैं आखिर में भूगोल कहते किसे हैं। तो भूगोल देखते हैं, बताए थे भूगोल शब्द का संबंध जो होता है पृथ्वी के धरातल पर, जो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तनशील विशेषताओं के जो सटीक क्रमबद्ध एवं विवेकपूर्ण यानी तर्क संगत वर्णन एवं निरूपण से है। यानी भूगोल जो होता है स्थानों और उनके वातावरण के जो बीच जो संबंधों का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं भूगोल। या भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी तल के ऊपरी स्वरूप, जो पृथ्वी तल का जो ऊपरी स्वरूप होता है, जैसे प्राकृतिक होता है, राजनीतिक होता है, उन राजनीतिक विभागों के अध्ययन किया जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर पहाड़ पाए जाते हैं, जहाँ महाद्वीप होता है, देश होता है, नगर होता है, नदी होता है, समुद्र होता है, झील होता है, जल संध्या होता है, वन होते हैं आदि, इन सबों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर कोई पूछे तो पृथ्वी का आकार क्या है, तो पृथ्वी का जो आकार है जियोड है। जियोड का मतलब होता है पृथ्वी पर कहीं गड्ढा है, तो कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है। यानी पृथ्वी का देखते हो पृथ्वी पर ही एकदम 848.86 मीटर हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो वही प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थल का नाम मरियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11,000 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की जो देखा जाए कि जो भूमि होती है, यानी पृथ्वी है, कभी एक जगह समान नहीं होते, कहीं ऊपर कहीं खबर, इसलिए इसको कहते हैं जियोड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भूगोल। भूगोल को हम मानव मुख्यतः दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। और बोले सॉरी प्रादेशिक भूगोल को लेकर, प्रादेशिक भूगोल भी मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए हम लिख दिए हैं। तो यानी भौतिक यानी भूगोल को मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। कोई पूछे भौतिक भूगोल में यानी भौतिक भूगोल के पिता किसे कहते हैं, तो भौतिक भूगोल के जो पिता है हमको पालोडोनियस को कहा जाता है। ठीक है, पालोडोनियस, ठीक है, पालोडोनियस को कहा जाता है। भौतिक भूगोल के जो पिता है पालोडोनियस का कहा जाता है। जैसे पालोडोनियस ने सबसे पहले भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया था। जैसे कोई पूछे भौतिक भूगोल कहते किसे हैं, तो भौतिक भूगोल देखिए पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप होता है, पृथ्वी का यानी भौतिक भूगोल भी यह एक भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसमें कह रहे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जैसे धरातल पर अलग अलग जो पाए जाने वाली जो भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या एवं अध्ययन करता है, किसके अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इस समय देखेंगे भू आकृति विज्ञान हमने बताए थे, पृथ्वी का मौसम विज्ञान, इससे देखते हैं कैसे मौसम बदलता रहता है पल पल में। और क्या जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि देखते हैं हर जगह जंतु एक समान नहीं पाई जाती है, यानी ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के जो पिता है फ्रेडरिक रत्जेल को माना जाता है। किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक रत्जेल को माना जाता है, रत्जेल। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रेडरिक रत्जेल ऑप्शन में न रहे तो विडाल डी ला ब्लाचा को भी माना जाता है, किसको, मानव भूगोल को पिता को। ठीक है, लेकिन सटीक यही है हमारा आंसर, फ्रेडरिक रत्जेल। ठीक है, देखिए मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच, मानव भूगोल क्या कहता है कि समाज और जो धरातल के बीच जो संबंध होता है
उसको हम कहते हैं मानव भूगोल। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे मानव की संस्कृति क्या है? और हम लोग इसमें देखेंगे जो मानव है वो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कैसे कमा रहा है, वो कैसे रह रहा है, उसकी रहन सहन वेशभूषा सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। और उसको देखेंगे ऐतिहासिक भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जनसंख्या भूगोल। अब देखते हैं पृथ्वी पर जनसंख्या कितनी तेज बढ़ती चली जा रही है। आज की स्थिति देखा जाए तो पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जिसमें से तो लगभग 3 अरब से ज़्यादा हमारे भारत और चीन में ही पाया जाता है। जिसमें देखा जाए तो भारत चीन को छोड़ते हुए वो नंबर 1 पर पहुँच गया, ठीक है, जनसंख्या के मामले में, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा नहीं 29 लाख से ज़्यादा पहुँच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे आके पढ़ देंगे। और इसमें हम देखेंगे सामाजिक भूगोल, यानी अब कि वहाँ का समाज कैसा है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और देखेंगे परिवहन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे शहरी भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। अब मानव भूगोल के अंतर्गत तो प्रादेशिक भूगोल भी आता है, इसको हम देख लेते हैं। प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल का मतलब होता है इसके अंतर्गत जितने भी भौतिक और मानवीय, भौतिक हमने बता ही दिया, भौतिक एवं और मानवीय समानताओं के आधार पर जो संपूर्ण धरातल का जो वर्गीकरण है उनका अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक से आशा हमारा ऐसे क्षेत्र से है जो किसी न किसी आधार पर समीपवर्ती क्षेत्र के अलग अलग विभाजित किया जाता है। तो चलिए इसको तो हम लोग कल पढ़ लिए थे, तो इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं और हम देखते हैं। हमने पढ़ लिया भारत का भूगोल एवं परिभाषा तो पढ़ लिया, और हम लोग पढ़ेंगे आज अक्षांश और देशांतर रेखा। चलिए अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, ठीक है। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा, ठीक है। तो देखिए इसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखा, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ना, अक्षांश है ना, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ना, ठीक है, लाइन्स। देखिए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। देखिए यह एक काल्पनिक रेखा है, यह पृथ्वी पर वास्तव में कोई रेखा तो है नहीं, लेकिन हम पृथ्वी की स्थिति और यानी वो स्थिति को समझने के लिए उसको बांट देते हैं। देखिए देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी को ये देखिए मान लीजिए विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट दी। तो ये कह रहा है अक्षांश रेखा कैसे कहते हैं। तो आप कोई पूछे बताइए कि विषुवत रेखा के जो समानांतर जाने वाली रेखाएं होती हैं उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के समांतर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी पूरे कहेंगे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 180 होती है, ठीक है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के क्षेत्रों के को हम लोग कहते हैं कटिबंधीय क्षेत्र। इसको कहते हैं कटिबंधीय क्षेत्र, या इसको कहते हैं जोन। इसको कहते हैं क्या, जोन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि एक अक्षांश से यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के जो बीच के क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं क्या, कटिबंधीय क्षेत्र, या इसको जोन कहते हैं। हाँ, और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जो बीच की जो दूरी होती है, अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। 111.2 यानी 111 किलोमीटर लगभग लगभग हम लोग मानते हैं, ठीक है। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूरे 360 डिग्री का कोण का एंगल का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये इधर जाएगी, फिर पीछे क्या पृथ्वी गोल है ना,
तो देखिए मान लीजिए ऐसे है तो अंदर जाएगी ना, या फिर ऐसे ऐसे जाएगी, यानी यह 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसे है अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखा को कुछ नाम दे दिया गया है, यानी जो पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांट दी उसी को कहते हैं 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री लाइन, या इसी को कहते हैं इक्वेटर, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, तो कहते हैं इक्वेटर बता ही दिए, 0 डिग्री लाइन, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम ऊपर जाते हैं, मान लीजिए कुछ ऊपर जाएंगे तो मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पे कोई क्षेत्र आएगा ना, यहाँ पे मान लीजिए कुछ न कुछ चले, तो ये मान लीजिए हम 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर चले गए, तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, यानी इन क्षेत्रों को हम कहते हैं डोलड्रम या शांत दाब पेटी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हलचल न होने के कारण ये होता है कि यहाँ की जो हवाएं होती है गर्म तो हो जाती है और ऊपर नीचे चली जाती है, यानी हवाएं जो गर्म होती है तो ध्रुवों से ऊपर जाती है और क्या किधर जाएगी, नीचे जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं शांत दाब पेटी, या इसको कहते हैं डोलड्रम। ठीक है, लिख दे रहे हैं डोलड्रम या शांत दाब पेटी। ठीक है, कोई पूछेगा तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, अब मान लीजिए हम चलते कुछ ना कुछ करते करते मान लीजिए 23.5 डिग्री पर आ जाए, कितना आ जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ चले। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको हम कहते हैं, इसको नॉर्थ वाले को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यानी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TRO। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिका। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिका। ठीक है, अच्छा, यानी इन क्षेत्र यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सूर्य की जो स्थिति होती है हमेशा कभी इक्वेटर पर रहेगी, कभी कर्क रेखा पर रहेगी और कभी मकर रेखा पर रहती है। तो देखो कर्क रेखा पर कब रहती है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर रहती है, और इधर देखा जाए तो मकर रेखा पर, इधर मकर रेखा को हम कहाँ देख ली, चलिए यहाँ पर मान लिया, कोई बात नहीं, मकर रेखा को होती है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर का, और भूमध्य रेखा पर होती है, देखिए भूमध्य रेखा पर 22 मार्च, 22 मार्च और 23 सितंबर, 22 मार्च और 23 सितंबर की सूर्य की स्थिति यहीं पर रहती है। ठीक है, और हमेशा सूर्य कभी यहाँ पर चमकते है कभी यहाँ पर चमकते है। हाँ, कोई पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। क्यों कि सूर्य की स्थिति जहाँ पर रहेगी चमकेगी वहाँ पर दिन की जो दिन होते हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और साथ में क्या होती है, छोटी होती है। अब ऊपर चलते हैं तो आगे चलते हुए देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे है 66.5 डिग्री उत्तरी, ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, ये मान लो 66.5 डिग्री उत्तरी, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, और इसको कहते हैं अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, तो इसको जो हम ये वाला क्षेत्र को देखिए, ये वाला को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसको कहते हैं, देखिए ध्यान से, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, 23.5 किसके 23.5 है, देखिए 23.5 ये वाला कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लिख दे रहे हैं यहीं पे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये भी कहता है उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है,
यानी ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, क्योंकि सूर्य की जो रेखाएं आती है यहाँ पर तिरछी आती है, तिरछी आती तो क्या होता है कि यहाँ पर ठंडक क्या होता है ज़्यादा पड़ने लगती है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कर्क रेखा से होने वाले देश जाने वाले देश के बारे में पढ़ेंगे, मकर रेखा से होने वाले जाने वाले देश के पढ़ेंगे, और कर्क रेखा मकर रेखा से होने वाले जाने वाले देश के बारे में तो पढ़ेंगे ही, और समुद्र और महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने अक्षांश रेखा तो पढ़ लिया, अब रही इसकी बारी देशांतर रेखा की। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा, मान लीजिए पृथ्वी है, यानी देशांतर रेखा हो चाहे अक्षांश रेखा, ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, मनुष्य ने अपने स्वाभाविक अनुसार बांट लिया है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव ये होता है नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और यह 180 डिग्री देशांतर का निर्माण, यह 180 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, ये कोई पूछे ये कितना बनाती है, तो 180। देखिए, यह अर्धवृत्त का वो जो अक्षांश रेखा था वो पूर्ण एक वृत्त का निर्माण कर रहा था, लेकिन जो ये है ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये भी देखिए, इसको भी एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो लंदन से होके जाती है, और उससे हम लोग 82.5 डिग्री आगे हैं। ठीक है, चलो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये और हाँ रेखा, ये और कोई पूछे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है, जबकि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती थी, 180 होती थी। अरे हाँ, ये भी होती है, अक्षांश रेखा में कभी कहीं देखेंगे तो 180 भी मिलता है, कहीं कहीं 181 मिलता है, और कभी कहीं 179 होता है। तो ये वाले कंसेप्ट को हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, अगर देखना तो उस वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अब मान लीजिए नॉर्थ ये हो गया। ठीक है, देशांतर रेखा, और देखिए 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री जो देशांतर है वो क्या करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को बताती है। 180 डिग्री जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि को बताती है, तिथि को बताती है। तो चलिए, हम लोगों ने पढ़ा अक्षांश रेखा और देशांतर के रेखा के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, हम लोग अक्षांश रेखा हो गया, और भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अक्षांश और देशांतर तो पढ़ रहे थे, और अब हम लोगों को अच्छा भारत की आकृति को पढ़ना था। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, देखिए भारत का क्षेत्र, तो भारत का क्षेत्र पढ़ेंगे, आकृति पढ़ेंगे, क्षेत्र, और इसको हम अगले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। भारत का क्षेत्र, देखिए भारत का क्षेत्र जो होता है क्षेत्रफल कितना होता है बताए थे कल, 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह पूरे विश्व का 2% ही भूमि को खाली हिस्सा है, मतलब 100% है, या पूरे विश्व का 2% भूमि को हिस्सा को ही रखता है। ठीक है, और आकृति देखिए, भारत की आकृति जो है, भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय है।
तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय। देखिए कैसे चतुष्फलकीय है, तो हम कल बताए थे, ठीक है। ये भारत का हिस्सा का मान लो बांट लेते हैं, तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है अंडमान कहलाता है, नीचे वाला क्षेत्र कहता है निकोबार कहलाता है, ठीक है। निकोबार कहलाता है। इन दोनों को जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल करते हैं। इसको हम चैनल के बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी वीडियो मतलब ये सब हम बता दिए थे, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। हमने कल ये बताया था, ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट होता है। इसको यहाँ पे यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है ग्रेट निकोबार कहलाता है। ये होता है कन्याकुमारी जो होती है तमिलनाडु में होती है, कितना 8 डिग्री 4 मिनट। ये इस वीडियो में बता दी, इसलिए हम बताते हुए आगे निकल रहा है। ये होता है कितना 37 डिग्री 6 मिनट होता है। और ये बताए थे कितना 68 डिग्री 7 मिनट होता है। और ये बताए थे 97 डिग्री 25 मिनट होता है, ठीक है। सब हम बता देते हैं। देखिए चतुष्फलकी क्या होता है, तो हमने बताया था। देखिए इस ये वाला हिस्से को यहाँ पे मिलाइए, ये वाला हिस्से को मिलाइए, और ये वाले हिस्से को मिलाइए, और ये वाला हिस्से को मिलाइए। देखिए एक चतुष्फलकी आकार का बन रहा है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फलकी है। इसकी स्थिति, अच्छा स्थिति क्या है? देखिए भारत की स्थिति क्या है, तो मान लीजिए हमारा ये भी बताए थे। तो भारत की स्थिति देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी को 2 भागों में बांट दी भूमध्य रेखा ने। तो ऊपरी को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और भारत की स्थिति यहाँ पे है, और ये होता है पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी और पूर्वी, यानी भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी और पूर्वी है। ये तो था भारत की स्थिति बोल रहे हम लोग। स्थिति बताए, अब विस्तार बताई दी। अच्छा विस्तार की बताई दी है। देखिए विस्तार यहाँ से होती है। देखिए मैंने विस्तार यहाँ बताया था, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई मैंने कल बताया था अगली वीडियो में 3214 किलोमीटर होता है। और पश्चिम से लेकर पूरब की लंबाई बताए थे 2933 किलोमीटर। ये सब हमने बता दिया था। भारत के, अच्छा भारत के पड़ोसी राज्य हम लोग पढ़े थे ना। तो भारत के पड़ोसी राज्य में देखते हैं, एक तरफ क्या है? पाकिस्तान है। तो एक तरफ अफगानिस्तान है, ये वाला, ठीक है, अफगानिस्तान है। ये हमारा चीन है, और ये हमारा नेपाल है, ठीक है। और ये हमारा भूटान है, ठीक है। ये हमारा भूटान है, और ये हमारा म्यांमार है। और ये हमारा मान लो बीच वाला ये है पड़ोसी राज्य है, ये हमारा श्रीलंका है। देखिए श्रीलंका तो सीमा साझा नहीं करता, लेकिन ये भी पड़ोसी राज्य के अंतर्गत आता रहता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से अत्यधिक सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? तो भारत में अत्यधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है बांग्लादेश है, जो भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था। भारत, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो बांग्लादेश, ठीक है, कितना है बांग्लादेश? इसकी पूछे कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, तो 4096 किलोमीटर। 4096, यानी लिख दे रहे फिर से, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और सबसे पूछे सबसे कम कौन सीमा साझा करता है, तो लगभग अफगानिस्तान, लगभग 196 किलोमीटर। कितना? 196 किलोमीटर ही सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। रही बात कि अब चीन का भी देख लिया जाए, तो चीन भी भारत से क्या करता है? सीमा साझा करता है, लगभग 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। जैसे ये वाला हिस्सा को देखा जाए, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला तो अक्सर चीन ले लिया है भारत उसने। यहाँ पे एक है LAC, तो भारत को चीन से अलग करने वाले रेखा को अलग करते, इधर करते LAC, और इधर है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। लिख दे रहे हैं मैकमोहन रेखा करती है, ठीक है। और हाँ, पाकिस्तान को कौन अलग करती है? तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसको कहते हैं कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अफगानिस्तान को देखिए, पहले अब पाकिस्तान भारत में हिस्सा होता था, तो कहा जाता था भारत और अफगानिस्तान को जो अलग करने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं डूरंड रेखा। लिख दे रहे हैं, किसे? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। और हमने बता दिया पाकिस्तान जो होते हैं भारत से लगभग 3323 किलोमीटर, कितना? 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। और हमने बताया था इधर हो गया। और नेपाल जो होता है, ये भी भारत का पड़ोसी राज्य है। 1751 किलोमीटर ये भी सीमा साझा करता है। और भूटान जो है 699 किलोमीटर, यानी भूटान जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर सीमा साझा
करता है। और ये श्रीलंका है, श्रीलंका जो है ये तो इसमें पाक जल डमरू मध्य है, इसे इसको कहते हैं पाक स्टेट। ये भारत और सीमा को, भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग कर देती है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़ लिया था। और हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा पर स्थित देश, ठीक है, या स्थित राज्य, सॉरी, भारत में हम लोग पढ़ेंगे भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कहा जाता है भारत में, ये उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज हम भारत के पड़ोसी राज्य तो है मानक समय रेखा। अच्छा, हम भारत के पड़ोसी राज्यों के मानक समय रेखा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मानक समय रेखा क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए भारत है, तो हम लोग को क्या पढ़ा, मानक समय रेखा। देखिए मानक रेखा, मानक समय रेखा ये 82.5 डिग्री है। ठीक है, मानक समय रेखा भारत को यानी 82.5 डिग्री होती है। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह प्रयागराज के नैनी जंक्शन है, वहाँ से, वहाँ पे मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, CH है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, लिख दे हिंदी में, छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, जो भारत के इतने राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री रेखा, और यह हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी 0 डिग्री रेखा से 5.5 घंटा लोग हम आगे रहते हैं। ठीक है, लंदन से कोई पूछे हम लोग कितना है, 5.5 घंटा का अंतर आता है। देखिए आपको कोई पूछेगा 82.5 डिग्री ही क्यों रखा गया है, तो देखा जाए, अगर यहाँ से मैंने बताया था इधर कितना आती है, 68 डिग्री 7 मिनट बताए थे, और इसको हम बताए थे 97 डिग्री कितना, 25 मिनट। ठीक है, इसको इसको जोड़ करके आधा करी, देखते कितना आता है। ठीक है, हम लोग लमसम लिखते हैं लगभग 68, और कितना आता है 97। इसको जोड़िए तो 8 7 15 9 6 15 1 16। ठीक है, 8 7 15 9 6 15 1 16, इसको 2 बराबर भागों में बांटिए, तो लो 2 से बराबर भागों में बांट दिए, तो 2 8 16, और 2 दूना के 4, और 5 का आधा 1/2। ठीक है, 82.5 डिग्री आ गया, इसीलिए इसको 82.5। अच्छा बताओ, 82.5 डिग्री का मानने का इसलिए होता है क्योंकि भारत, ये इसको हम यहाँ से नहीं मान, उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे राइट। ठीक है, यहाँ पे मानने का तरीका है, माफ़ कीजिएगा, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन क्या करें। ठीक है, देखते हैं 82.5 डिग्री, बाहर सब फेरी वाले हैं, घूम रहे हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं 82.5 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हाँ 82.5 डिग्री बता दी कि क्यों 82.5 डिग्री आता है, तो समझ गया। देखिए हम लोग 5 घंटा क्यों आगे हैं, तो हमने बताया था 1 डिग्री देशांतर से, यानी 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय क्यों लगता है आप देख लीजिए। तो मान लीजिए 300 कितना है, 60, एक पृथ्वी का गोला होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, और 24 घंटे होता है, 24 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है, तो 24, 24 से कम 24, ये नहीं यहाँ से नहीं होगा, चलिए इसको 82.5 डिग्री। ये मैंने बताया था, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा पर जाने में समय कितना, 4 मिनट का समय लगता है। तो देखिए सब 82, यानी 82 डिग्री में क्या होगा, ये 82 है, 82 × 4, 4 दूना के 8, और 4 8 32, और देखिए ये 4, और ये आधा मिनट में जाए, तो आधा मिनट का मतलब इसमें कितना, 2। ठीक है, तो 330 हो गया, और 330 को अगर हम 60 से भाग देते, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में भाग देते हैं, तो देखिए 0 से 0 खत्म, 6 बचे
30, 6×5 = 30, इसमें 3 बचा है, दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर 6×5 = 30। देखिए 5.5 घंटा आ गया ना, इसीलिए मनोरंजन के समय से 5.5 घंटा आगे रहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया यमोत्तर रेखा। यमोत्तर रेखा इसी, हाँ, इसको कहते हैं यमोत्तर रेखा, या इसी को कहते हैं 82.5 डिग्री रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा यमोत्तर रेखा। अब हम देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। देखिए कर्क रेखा पे स्थित रहती है। चलिए कर्क रेखा क्या होता है देख लीजिए। देखिए ये हमारा कर्क रेखा जो होती है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो होता है भारत को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। देखिए ये यहाँ इसका एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, झार, ठीक है, हम बताएंगे। देखिए मीस होता है मिजोरम, मीस होता है क्या, मिजोरम, तस होता है, त्रि से होता है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। प से होता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और र से होता है राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है, राजस्थान। ग से होता है गुजरात, जो भारत का सबसे तटीय किनारों वाला समुद्री, जो समुद्र से ज़्यादा सीमा साझा करती है, गुजरात, गुजरात, गुजरात हो गया। म से हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, इसको वाणिज्यिक नगरी कहा जाता है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी के नाम से जाना जाती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को। तो ये हो गया महाराष्ट्र। 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो अपार धन प्राकृतिक संपदा से क्या है ज़्यादा शामिल है इसमें, तो ये हो गया छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद झारखंड, देखते ही हो, कोयला वाला क्षेत्र, झारखंड, झारखंड के बाद क्या है, झारखंड, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भारत से कोई पूछे कर्क रेखा से जाने वाला राज्य बताइए, तो ये तो ट्रिक था, ट्रिक से हम याद कर लिए। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखिए कहाँ पे है, तो ये हमारा गुजरात राज्य, यहीं पे ये वाला जो क्षेत्र होता है थोड़ा सा आ जाता है, क्या आता है, राजस्थान आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, राजस्थान के बाद क्या होता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश हो गया। अच्छा सॉरी, और इसके नीचे देखिए एक महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है, तो महाराष्ट्र भी आता है, गुजरात भी आता है, राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। आगे चलेंगे तो छत्तीसगढ़ भी आएगा, आगे चलेंगे तो झारखंड भी आएगा। झारखंड की राजधानी जो रांची है एकदम कर्क रेखा के पास है, झारखंड के, झारखंड हो गया। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आगे जाएंगे तो क्या आएगा, मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, और त्रिपुरा के बाद क्या आएगा, मिजोरम आ गया, ठीक है। ये तो थे कर्क रेखा पर स्थित राज्य के बारे में थे। अब देखते हैं जलवायु के बारे में, ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। जलवायु के बारे में देखिए, भारत की अगर कोई जलवायु पूछे तो भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। अब भारत में 3 तरीके से वर्षा होती है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। जलवायु, इसको कहते हैं लैंडफॉल, LAND, लैंडफॉल, ठीक है ना। जलवायु, देखिए जलवायु क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। देखिए जलवायु भारत में, इसको अगर बांटा जाए तो इसको कहते हैं दक्षिणी, इसको कहते हैं उत्तरी, इसको कहते हैं पूर्वी, और इसको कहते हैं पश्चिमी, ठीक है। तो इधर से देखा जाए तो ये हम नीचे है, किधर है, दक्षिणी है, और इधर क्या है, पश्चिमी। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसके कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी के कारण होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब गर्मी का दिन आता है, गर्मी का सीजन आता है, तो यहाँ का तापमान क्या होता है, समुद्र की अपेक्षा धरातल का जो तापमान होता है बढ़ जाता है, और जो हवाएं तापमान बढ़ जाने के कारण जो हवाएं होती है गर्म हो जाती है, और जो गर्म हवा हो जाती है वो ठंडी हल्की हो जाती है, और हल्की हवा ऊपर भाग जाती है। अब उस हल्की और वहाँ का जो दबाव होता है निम्न दबाव क्षेत्र हो जाता है,
और हवाएं जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है। यानी यहाँ से हवाएं ऊपर भाग गई तो उसको उच्च वायुदाब वाला है, यानी ठंडी हवाएं आएगी क्या कर उसको कवर करने के लिए। और जो समुद्र से आते देखिए इधर से हमारा हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जो इधर से हवाएं आएगी उसमें नमी रहती है, और नमी रहती है तो भारत में आती है तो क्या होते हैं, भारत में आती है तो वर्षा कर देती है। देखिए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण पश्चिमी हवा के कारण कहाँ पे सूखा पड़ती है। इस चीज़ को कहते हैं वृश्चिक छाया प्रदेश, या इसको कहते हैं तमिलनाडु में सूखा पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सह्याद्री की पहाड़ी है, हवाएं ऊपर उठ के चली जाती है, इसलिए वर्षा यहाँ पे नहीं हो पाती है। यहाँ पे वर्षा कब होती है, इधर से हवा आती है साइबेरिया नवा, जो भारत से ऐसे आ जाती है और यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं किधर, देखिए एक किधर है उत्तर है और ये किधर है पूर्वी है, यानी उत्तर पूर्वी हवा मानसून कहते हैं, जो भारत में लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक भारत में एक तो दक्षिण पश्चिमी हो गए, एक तो उत्तरी पूर्वी हो गए। जो लौटता हुआ मानसून एक शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, जो भूमध्य रेखा से पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में आती है और वर्षा कराती है शीत ऋतु में। ठीक है, तो भारत में 3 तरीके से वर्षा हो रही थी, वह पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब आगे चले, पश्चिमी विक्षोभ द लैंड फॉर्म देखिए, ये होता है लेटीट्यूड, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश या लेटीट्यूड भी होता है। एल्टीट्यूड यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई भी प्रभावित करता है। यन का मतलब है नियर राशि, यानी जलवायु वो समुद्र से कोई भी स्थान कितनी दूर है वो नियर ऑफ सी को दिखाता है। यफ माने दिखाता है फॉरेस्ट, अगर जहाँ जिस क्षेत्र में जंगल ज़्यादा रहेगी वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम अच्छी रहेगी। ओ का मतलब होता है ओशन, ओशनी करंट, यानी एक होता है समुद्री जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं के ऊपर भी मानसून क्या होती है, निर्भर करते हैं। ठीक है, और आर, आर का मतलब होता है आर, आर एम, यस मतलब होता है सॉइल, एम, एम और आर, एम और आर का देखते हैं। देखिए यह आर का मतलब था रेनफॉल, यानी वर्षा, रेनफॉल किस क्षेत्र में कितना वर्षा होती रही हो रही है। आई एम मन होता है माउंटेन, MOUNTAIN, ये क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। लिख दे रहे हैं इन सबों का फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो LA लैंडफॉर्म है, LANDFORM और यस, इसको कहते हैं लेटीट्यूड, LA, यानी अक्षांश रेखा भी इसको जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, और ये मतलब होता है एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई भी क्या करती है, प्रभावित करती है हमारे जलवायु को। और एन का मतलब होता है नियर, नियर ऑफ सी, समुद्र से इसकी भूमि की दूरी भी, ये देखिए समुद्र से जो क्षेत्र नज़दीक रहेगा, पास में रहेगा, वहाँ की जलवायु कुछ और रहेगी, और समुद्र से जो दूरी, जो भूमि दूर रहेगी वहाँ का भी जलवायु के क्षेत्र में फर्क पड़ जाता है। डी, डी, ठीक है, LAND, डी का मतलब होता है डी, डी का मतलब लग जाता है LAND, डी, डी मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड मन हवा, यानी हवाओं की दिशा भी इसकी क्या करती है, प्रभावित करती है। यफ मतलब तो फॉरेस्ट, यानी जंगल भी क्या करती है, आप इसको प्रभावित करती है। ओ, ओशनिक करंट, OCEAN, ओशन करंट। ठीक है, SCU, यानी समुद्री जलधारा भी इसको प्रभावित करती है। आर, आर मतलब रेनफॉल, रेनफॉल भी इसको प्रभावित करती है। एम माना होता है माउंटेन, यानी पर्वत भी इसको प्रभावित करती है। और यस, यस मतलब मिट्टी भी जलवायु को हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे सब चले जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में तो मिट्टी कैसी रहेगी, रेतीली रहेगी, बलुई रहेगी, तो मिट्टी भी उसकी वहाँ के मौसम को क्या कर दी, जलवायु को क्या कर दी, प्रभावित कर दी। तो ये तो था, हम लोग पढ़ लिया क्या, जलवायु के बारे में। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। ठीक है, देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप
क्या जब देखिए जनसंख्या कितना क्या होता है कि 1 किलोमीटर वाले क्षेत्र में कितने 1 किलो क्षेत्र में कितने व्यक्ति लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व देखिए भारत की जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 343 वर्ग किलोमीटर आती है, 343 वर्ग किलोमीटर आती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की जनसंख्या तो बताइए, लगभग आज 142 करोड़ 2 यानी 142 करोड़ से भी ज़्यादा आगे हुई है। जो हम लोग क्या करने, चीन को भी पीछे छोड़ दे दिए, ठीक है, चीन को भी हमने क्या कर दिया, 29 लाख पीछे छोड़ दिया, यानी हमारी जनसंख्या चीन से भी 29 लाख क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यानी कहा जाता है पूरे विश्व में 8 अरब जनसंख्या पाई जाती है, जो केवल लगभग 1.5 अरब नहीं, लगभग 142 करोड़ तक क्या होती है, खाली भारत में ही पाई जाती है। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब में 3 अरब देखा जाए तो चीन और भारत ही क्या करती है, कवर कर लेती है। ये होता है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति लोग निवास करते हैं। तो कोई पूछे भारत में की सबसे ज़्यादा आबादी यानी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वाले राज्य कौन है, जनसंख्या घनत्व वो है बिहार। लेकिन अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य पूछे तो वो होता है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व वाले पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिहार। और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो कोई पूछे तो अरुणाचल प्रदेश आता है, जहाँ पे केवल 17 व्यक्ति पर किलोमीटर लोग निवास करते हैं। और बिहार में लगभग 1000 से ज़्यादा। और यूनियन टेरिटरी में पूछे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, 1083 व्यक्ति पर, ये औसत बताता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा जनसंख्या घनत्व के बारे में। देखिए पर्वतीय विस्तार क्या होता है, भारत में जो पर्वतीय विस्तार है कितना है, 10.07% है। और पहाड़ी विस्तार जो है भारत में 18.6% है। और पठारी विस्तार जो है 27.7% है। और मैदानी विस्तार जो है मैदानी विस्तार 43 है। मैदानी विस्तार कितना है, लगभग 43% लगभग है, ठीक है। 43% भारत का मैदानी विस्तार है, यानी ठीक है। और हम लोग भौतिक विभाजन, अच्छा इसका भौतिक विभाजन देख लिया जाए तो देखिए भौतिक विभाजन को बांटते समय देखिए यह जो वाला जो भारत का भौतिक विभाजन, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये क्या होता है, हिमालयी क्षेत्र पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ये जो भारत का जो उत्तरी भाग है इसको कहते हैं हिमालयी क्षेत्र पर्वतमाला, जिसकी यानी यहाँ से इधर यानी कि सर कह सकते हैं उत्तर से कहा है इधर पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कहा जाता है 2500 किलोमीटर है। और इस तरह उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग कहा जाता है 600 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा देखते हैं हमने क्या किया, इसको मैंने हिमालय क्षेत्र, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक मोटा मोटी जान लीजिए। और देखिए इसका विस्तार देखिएगा कि इधर भी इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, चीन में भी है, नेपाल में है, ये भूटान में भी है, सॉरी ये भूटान है, ये सिक्किम, ये भूटान में भी है, म्यांमार में भी है। और ये वाला क्षेत्र, ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये तो था हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र माला, ठीक है। इसको हम अच्छे से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब उत्तर का मैदानी भाग देखिए, उत्तर का मैदान भाग ये देखिए, ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान भाग है, ठीक है, जो लगभग 43% एरिया को भारत के क्षेत्रफल को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। और दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग देखिए, ये देखिए ये कर्क रेखा काट रही थी तो ये वाला जो नीचे वाला जो भाग होता है ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। और खाड़ी किसे कहते हैं, जो 3 तरफ से स्थलों से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं, और जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। हाँ ये देखो ये गोंडवाना का क्षेत्र वाला होता है, ये होता है इसको कहते हैं जो प्रायद्वीपीय वाला भाग होता है ये गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा होता है। और ये उत्तरी यानी जो हमारे मैदानी वाले क्षेत्र मैदानी वाला भाग होता है ये हमारा अंगारा भाग का हिस्सा होता है। ये कहा जाता है कि ये एशिया वाला भाग है और ये अफ्रीका से टूट के इधर आया है, ठीक है, बहुत करोड़ों साल पहले। तो ये हम अच्छा प्रायद्वीपीय भाग पढ़ रहे थे ना, प्रायद्वीपीय भाग में हमने बताया था कि 9 राज्य क्या करते हैं, इसको समुद्री सीमा क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। गुजरात बताए थे, महाराष्ट्र बताए थे, गोवा बताए थे, कर्नाटक बताए थे, केरल बताए थे, तमिलनाडु बताए थे, आंध्र प्रदेश बताए थे। आंध्र प्रदेश के बाद हमने क्या बताया था, उड़ीसा बताया था, इधर पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य है जो भारत समुद्री सीमा से साझा करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया, उत्तर का मैदानी भाग पढ़ लिया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय वाला भाग क्या पढ़ेंगे। देखिए दक्षिण को प्रायद्वीपीय वाला और भाग पढ़ते हैं। और देखिए और एक दक्कन का पठार है, देखिए हमारा क्या है
ये हमारा दक्षिण के भाग में ये दक्कन का पठार दिया, ठीक है। और तटीय मैदान आपको बता ही दिया। और द्वीप, लक्षद्वीप, जैसे ये हमारा क्या लक्षद्वीप है, ये हमारे छोटे छोटे क्या है लक्षद्वीप है, और ये हमारा क्या है अंडमान निकोबार, ठीक है। ये हमारा द्वीपीय वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसको हम देखा जाए तो मोटा मोटी इसको हम देख सकते हैं 1 मिनट के लिए। अब वीडियो को हम समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी ज़्यादा बड़े हो जाएगी। तो मुझको लग रहा है कि आधा घंटा ज़्यादा हो ही गया होगा। देखिए मान लीजिए चलिए, देखिए ये वाला भाग कहलाता है पश्चिमी घाट, ये वाला भाग कहलाता है पूर्वी घाट, ये वाला जो कहलाता है ये हमारा क्या कहलाता है हिमालय, यानी इसको कहते हैं पूर्वी हिमालय, इसको कहते हैं पूर्वी हिमालय, इसको कहते हैं पश्चिमी हिमालय, ठीक है। इसको भारत में कोई पूछे कुल कितने हॉट स्पॉट है तो बताइएगा 4। एक होता है पूर्वी हिमालय, एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट, एक होता है ये जो ये वाला क्षेत्र होता है अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र होता है, और ये हमारा जावा सुमात्रा बोर्नी वाला जो होता है इसको कहते हैं कौन सा सुंडा वाला क्षेत्र कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।